दोस्तों आज लैम्बोर्गिनी को दुनिया की सबसे अच्छी कार मानी जाती है, लेकिन दोस्तों ये कार ऐसे ही नहीं बन गई थी। इसके पीछे कुछ एक अपमान और एक बेइज्जती भी है। ये स्टोरी बहुत ही खास है। इसमें लैम्बोर्गिनी के जो फाउंडर थे उनकी बहुत बुरी तरह से बेइज्जती करी थी एनजो फरारी ने, जो कि फरारी के फाउंडर भी थे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आप किसी भी अपमान को एक बहुत बड़े सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसका एग्जांपल आज की डेट में हमारे सामने लैम्बोर्गिनी है। तो आइए इस स्टोरी को हम शुरू से समझने की कोशिश करते हैं और पूरी लैम्बोर्गिनी की हमारी जर्नी जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों फेरुच्चो लैम्बोर्गिनी का जन्म 28 अप्रैल 1916 को हुआ था। इनके पिता और माता किसान थे और वो खेतों में किसानी किया करते थे, और फेरुच्चो भी जाके वहां पे किसानी करते थे, लेकिन उनको उसमें मजा नहीं आया करता था। वो अपने फादर के ट्रैक्टर को हमेशा खोल दिया करते थे और उसमें कुछ कुछ पार्ट वो हमेशा देखा करते थे। उनके फादर ने देखा कि इनका टेक्निकली माइंड बहुत तेज चल रहा है, तो उनको वो मैकेनिकल की पढ़ाई करने के लिए दूर भेज देते हैं, और फेरुच्चो वहां पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं बोलोग्ना में। और कुछ सालों तक पढ़ाई करने के बाद जब वो लौटते हैं तो उनका इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ चुका रहता है और वो बेसिक्स जान चुके होते हैं कि एक ट्रैक्टर को खोला कैसे जाता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स लगाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों अचानक से सिचुएशन बदलती है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ जाता है और इनको इटली की मिलिट्री फोर्स से बुला लिया जाता है और वहां पे ये इटली के लिए युद्ध लड़ते हैं। लेकिन उसके बाद इनको ब्रिटिश आर्मी इनको एज ए प्रिजनर जेल में डाल देती है, और वहां पे वो ब्रिटिश आर्मी देखती है कि इनको मोटर्स वगैरह की जानकारी थोड़ी अच्छी है, तो ब्रिटिश आर्मी के अंदर ये मोटर्स वगैरह रोड पे चलाने का और उसमें बदलाव करने का काम शुरू कर देते हैं। वहीं पे फेरुच्चो ने पहली बार गाड़ी को रोड पे चलाया था और चलते हुए देखा था। अब इसके कुछ सालों बाद उनको वहां से छोड़ दिया जाता है और ये वापस अपने फादर के पास आ जाते हैं। फेरुच्चो घर आने के बाद पुराने ट्रैक्टर्स बनाना चालू कर देते हैं। पुराने बचे हुए पार्ट्स को एक साथ जोड़ के अपने आसपास के घर के किसानों के लिए वो नए नए ट्रैक्टर्स बनाने लगते हैं, और ये बिजनेस काफी दोस्तों अच्छा चलने लगता है क्योंकि सस्ते दामों में लोगों के नए नए ट्रैक्टर्स बन जा रहे थे। और फेरुच्चो को इसकी काफी अच्छी नॉलेज हो चुकी थी क्योंकि वो मिलिट्री में भी उन्होंने काफी वहां पे देखा था, कार चलते हुए उस पर एक्सपीरियंस किया था और उन्होंने मैकेनिकल की पढ़ाई भी करी थी। फेरुच्चो का इंटरेस्ट कार में और बढ़ता जाता है और वो फास्टेस्ट कार वो बनाने की कोशिश करते हैं, और उनकी उसके बाद उन्होंने फिएट की कार को खोल के उसमें कुछ बदलाव किए और साल 1948 में मिली मिग्लिया कंपटीशन में वो जाते हैं। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य से उनका जो गाड़ी रहती है वो बीच में ही खराब हो जाती है और वो कंपटीशन हार के वापस आ जाते हैं। इसके बाद उन्होंने ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करनी चालू की। अभी तक वो पुराने ट्रैक्टर्स को खोल के उसको ठीक किया करते थे, बट यहाँ पे अब उन्होंने नए ट्रैक्टर्स बनाने चालू कर दिए थे। फेरुच्चो का ट्रैक्टर्स का बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगता है। इसका नाम था कंपनी का लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स, और ट्रैक्टर्स बनाते बनाते ये इतने अमीर हो जाते हैं कि ये इटली के सबसे अमीर लोगों में ये शुमार हो जाते हैं। और इसके बाद जो फेरुच्चो को सबसे अच्छी चीज लगती थी कि रेड वाइन और महंगी कारें, ये उनका बहुत अच्छा शौक था और वो समय के साथ नई नई कार्स को खरीदते जाते हैं। इसके बाद फेरुच्चो ने एयर कंडीशनिंग और हीटिंग इक्विपमेंट बनाना भी चालू कर दिया, और उनके पास ढेर सारी अब महंगी कारें हो गई, जिसमें मर्सिडीज SL 300, जैगुआर और फरारी जैसे कार हो गई। लेकिन दोस्तों कहानी में अभी बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ आना बाकी था, और एक बार फेरुच्चो अपनी महंगी फरारी मार्केट में चला रहे होते हैं और उन्होंने देखा कि क्लच में बहुत इशू आ रहा है चलाते चलाते। तो वो एनजो फरारी के पास जाते हैं जो कि फरारी कंपनी के फाउंडर रहते हैं, और वहां पे जाके वो उनसे बोलते हैं कि आप क्लच को थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं अपने आने वाली अगली मॉडल्स में। एनजो को ये बात अच्छी नहीं लगती है और वो उनको लगता है कि ये बहुत छोटा सा आदमी मेरे लिए इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता है, मैं तो फरारी का फाउंडर हूं। और वो उनसे कहता है कि तुम जाओ ट्रैक्टर ही बनाओ और उसी में अपना हाथ आजमाओ, और ये बहुत महंगी कारें हैं, इसको मत यूज करो। फेरुच्चो को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो वहां से वापस लौटते हैं। लौटते समय उन्होंने सोचा कि अब वो कार खुद खोल के देखेंगे कि उसमें क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं। यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग होती जाती है, और फेरुच्चो जब उस कार को खोलते हैं फरारी की, तो वो देखते हैं कि इसमें वही क्लच लगा है जो वो हमेशा ट्रैक्टर में लगाया करते थे, और ट्रैक्टर का जो क्लच हुआ करता था वो 10 यूरो का आता था, और जो फरारी का जो क्लच था वो 1000 यूरो का बिकता था, और दोनों का क्लच सेम है। उनको लगता है कि मैं नई कार इनसे बेहतर बना सकता हूं, और यहीं से शुरुआत होती है लैम्बोर्गिनी की कार की। फेरुच्चो लैम्बोर्गिनी ने यहाँ पे पूरी तरह से डिसाइड कर लिया था कि वो दुनिया की सबसे बेहतरीन कार अब बनाएंगे, और उसके बाद वो वहां पे एक बड़ा लैंड खरीदते हैं और अपना फैक्ट्री अगले 4 महीने में सेटअप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों यहीं पे एक और कहानी में ट्विस्ट होता है कि जो फरारी की कंपनी रहती है उनके प्रोडक्शन हाउस में जो उनके इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, वहां पे जो एनजो फरारी की वाइफ रहती हैं लॉरा फरारी, उन्होंने या अपने जो इंजीनियर्स काम कर रहे थे उन पे काफी हस्तक्षेप करना चालू कर दिया। मतलब जो फ्लोर पे गाड़ियां बन रही होती है वहां पे उन्होंने कहा कि ये चेंज ऐसे होगा वैसे होगा,
और इसके बाद जो उनके इंजीनियर्स रहते हैं वो जाके एंजो फरारी जो कि फाउंडर रहते हैं उनको कंप्लेन करते हैं कि आपकी वाइफ यहाँ पे बहुत दखल दे रही है हमारी कार बनाने में। उनको लगता है कि एंजो इस बात में दखल देंगे और चीजों को ठीक कराएंगे, उनकी वाइफ को मना करेंगे, लेकिन वो उन 5 मेन इंजीनियर्स को अपनी टीम से निकाल देते हैं। और ये 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स रहते हैं फरारी के, मतलब ये 5 इंजीनियर का बहुत बड़ा रोल रहता है फरारी की कंपनी में। कंपनी से बाहर निकलने के बाद फरूचो लैम्बोर्गिनी इन चीजों को देखते हैं और वो इन 5 इंजीनियर्स को तुरंत हायर कर लेते हैं। और दोस्तों अगले 9 महीने में अगली एक गाड़ी बनकर तैयार हो जाती है, लैम्बोर्गिनी की सबसे पहली मॉडल। इस पहली कार का नाम रहता है 350 GT, जिसको बनते ही 13 कस्टमर्स ने तुरंत खरीद लिया और अगले 2 साल के अंदर 120 कार बिक गई। लेकिन दोस्तों इस पहली मॉडल में कुछ कमियां रहती हैं, ये थोड़ी स्लो गाड़ी थी, तो इससे फरारी को भी कोई दिक्कत नहीं होती है और उनको लगता है कि ये मार्केट में कुछ खास नहीं कर पाएंगे, तो फरारी के लिए भी उतनी टेंशन की बात नहीं थी। लेकिन दोस्तों उसके कुछ ही टाइम बाद एक बहुत बड़ा कार की मीट होती है और वहां पे ये फरारी अपनी दूसरी कार की मॉडल लॉन्च करती है और सब कोई वहां पे शॉक हो जाता है लैम्बोर्गिनी म्यूरा को देख के। और 1967 से लैम्बोर्गिनी म्यूरा बननी चालू हो जाती है और टोटल 764 कार बनती है और वो मार्केट में बिकती है 1973 तक। और उसी समय जरामा और यूराको 2 और कार ये बनाते हैं। और इसके बाद दोस्तों ये पूरी टीम अपने अगली सबसे बेहतरीन मॉडल लैम्बोर्गिनी कॉन्टैक्ट पे काम करने चालू कर देती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे किस्मत एक बार और बदलती है और 1980s के आसपास ऑयल क्राइसिस आता है दुनिया भर के मार्केट में और जो दुनिया भर का सुपर कार का मार्केट था वो 80% तक गिर गया। अब यहाँ पे फेरुचो लैम्बोर्गिनी सोचते हैं कि वो जल्दी रिटायर हो जाए, क्योंकि अब पूरी तरह से कार मार्केट बैठ चुकी थी और वो पूरी तरह से अपनी कंपनी को बेच देते हैं। नए कार के ओनर्स ने लैम्बोर्गिनी कॉन्टैक्ट लॉन्च किया जो कि सबसे एक कूलेस्ट कार थी और ये एक स्पेसशिप जैसा दिखा करता था, जिसने लैम्बोर्गिनी की शक्ल पूरी तरह से बदल दिया था दुनिया के मार्केट में। लैम्बोर्गिनी म्यूरा की तरह इस कार में भी इंजन सेंटर में था, ड्राइवर के जस्ट पीछे, और इसके बाद इसका डिजाइन एकदम आउटर स्पेस की तरह लगता था और इसके डोर ऊपर की तरह खुला करते थे, जो कि बिल्कुल नई चीज थी पूरी दुनिया के लिए। लेकिन दोस्तों ऑयल क्राइसिस फिर भी चल रहा होता है और लैम्बोर्गिनी को फिर से बेचा जाता है और इस बार ये मिरमैन ब्रदर्स ने 1980 में इस कंपनी को खरीदा। वो नई इस कार का प्रोडक्शन करना चालू कर देते हैं मार्केट में और 1990 में काउंटैक्ट से भी बेहतर लैम्बोर्गिनी डियाब्लो लॉन्च होता है, जो कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार रहती है। ये काउंटैक्ट से भी बेहतर रहती है कार। और इसके बाद ये 3 और ओनर्स को बेची जाती है। सबसे पहले एक कॉर्पोरेट ग्रुप इंडोनेशिया को, उसके बाद मलेशिया इन्वेस्टमेंट कंपनी को जाती है और 1998 में ऑडी खरीद लेती है लैम्बोर्गिनी को करीब $110 मिलियन में। और इसके बाद सबसे पहला स्टेप ऑडी लेती है कि वो लैम्बोर्गिनी को रीस्ट्रक्चर करेंगे, मतलब उसकी पूरी डिजाइन चेंज करेंगे, मार्केट में बिल्कुल नए स्ट्रक्चर के साथ वो लैम्बोर्गिनी को लेके आएंगे। और इसके बाद लैम्बोर्गिनी डियाब्लो 2000 और 2001 लॉन्च किया जाता है, जो पिछले वर्जन से काफी बेहतर रहता है, उसका डिजाइन बहुत अच्छा रहता है। और साल 2001 में ऑडी के सुपरविजन के अंदर लैम्बोर्गिनी मुर्सिलेगो लॉन्च होती है, जिसके 4000 करीब यूनिट्स मार्केट में बनाए जाते हैं, जो कि 25% ज्यादा कार बिकती है डियाब्लो से। और साल 2003 में लैम्बोर्गिनी गैलार्डो लॉन्च की जाती है। गैलार्डो एक सिंपल कार थी मुर्सिलेगो से। लैम्बोर्गिनी गैलार्डो दुनिया के सुपर कार्स की मार्केट को पूरी तरह से चेंज कर देती है और इसके करीब 14,000 पीसेस बनते हैं पूरी दुनिया के मार्केट्स में। और साल 2011 में मुर्सिलेगो को रिप्लेस किया जाता है एवेंटाडोर से और 2014 में गैलार्डो को रिप्लेस किया जाता है ह्यूरेकैन से। और दोस्तों इस तरह से लैम्बोर्गिनी को पूरी तरह से एक दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सुपर कार बनाई जाती है और लैम्बोर्गिनी हर साल अपने पिछले साल से बेहतर करती है। और साल 2019 में इन्होंने करीब $11 बिलियन का बिजनेस किया और साल 2020 इनके जब से शुरुआती से लेकर अब तक का सबसे बेस्ट ईयर रहता है। कोविड के टाइम में भी लैम्बोर्गिनी ने अभी अपने पिछले 56 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया सेल्स का। तो दोस्तों ये रहती है एक जर्नी लैम्बोर्गिनी की, एक बेसिक जर्नी जिस पे हमने आज बात की। तो दोस्तों अगर आपको कभी कोई टफ वर्ड्स भी बोले, इस स्टोरी का मैसेज यही है, कोई अगर आपको कुछ बहुत ही अपमानजनक बात भी बोले तो आप उसको एक पॉजिटिवली लीजिए और कुछ कंस्ट्रक्टिव दुनिया को बना के आप दे दीजिए, जैसा कि फरूको लैम्बोर्गिनी ने ये काम किया। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।